गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में हमने सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था, जो बहुत ही एक बेसिक बातें हमने उसमें पढ़ी। डेवलपमेंट बायोलॉजी में हमने देखा कि गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म एंड ओवा का जो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके बाद एक जायगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा। उस डिप्लॉयड जायगोट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिविजन्स होंगे जिनसे वो मल्टी सेलुलर स्टेट में आ जाएगा। वो मल्टी सेलुलर स्टेट जो है उसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होंगे, विभेदन स्टार्ट होंगे। वो डिफरेंशिएशन स्टेज होती है, ये जो अवस्था होती है उसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस के साथ जो भ्रूण बन रहा है, जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ कुछ ऐसी संरचनाओं का विकास होता है जो उस पल रहे भ्रूण के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन संरचनाओं को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्ब्रायो का पार्ट नहीं होते, तथा इनका निर्माण जो होता है वो ट्रोफोएक्टोडर्म से होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भ्रूण के वे भाग जो भावी जीव, अवयस्क या वयस्क कोई भी हो, कि कोई कार्यकर संरचना का निर्माण नहीं करते हैं, कोई फंक्शनल पार्ट नहीं बनाते हैं, उन्हें अतिरिक्त भ्रूणीय संरचनाएं कहते हैं। तथा इनके द्वारा भ्रूण को मिलने वाली जो सहायता होती है उसे हम एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक एडेप्टेशंस कहते हैं। ये संरचनाएं कोशिकीय या अकोशिकीय हो सकती हैं। अंड झिल्लियां, अंड कवच, भ्रूणीय झिल्लियां, प्लेसेंटा इस प्रकार के अनुकूलन दर्शाते हैं और हमें देखा जाता है उन सभी प्राणियों में जिनके अंडों में जो यौक होता है वो बहुत अधिक होता है, तथा इनका जो भ्रूणीय जीवन होता है वो अंडे के खोल में पूरा होता है, माता के गर्भाशय में पूरा होता है। उनके अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। ये प्राणी समूह जिनमें विकास के दौरान अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम एमनियोटा कहते हैं, तथा जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें एनेमनियोटा कहते हैं। तो एमनियोटा ग्रुप में रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स आते हैं, जबकि जिनमें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ये जो मेम्ब्रेन होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। मैं एक स्लाइड में बता रहा हूँ। एन एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द मेम्ब्रेन विच असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो कि एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में सहायता करती है। सच मेम्ब्रेन्स occur in a range of animal from human to insects. They originate from the embryo but are not considered part of it. They typically perform role of nutrition, gas exchange and waste removal. तो उनका जो काम होता है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड और एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है, और वो एम्ब्रायो का पार्ट नहीं होते, इसीलिए हम उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। There are four standard extraembryonic membranes in bird, reptiles and mammals: the yolk sac which surround the yolk, the amnion which surround the cushions of embryo, the allantois which among the avian store embryonic waste and assist with the exchange of carbon dioxide with oxygen as well as the reabsorption of calcium from the cell, and the chorion which surround all of these. And in avians, the successively merges with the allantois in later stage of egg development to form a combined respiratory and excretory organ called the chorion allantois. ये चारों मेम्ब्रेन के बारे में इसमें बताया गया। चार मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं? एमनियोन, कोरियोन, यॉर्क सैक एंड एलैंटोइस। मैं इन चारों के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इस स्ट्रक्चर के बारे में पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक अच्छा सा डायग्राम मैं आपको ये बताता हूँ। ये ड्रॉ किया हुआ डायग्राम है, देख सकते हैं। इसमें अंदर की ओर जो ये दिखाई दे रहा है, ये इसमें एम्ब्रायो है। ये एम्ब्रायो इसके अंदर है, इसके चारों तरफ कवर की हुई है मेम्ब्रेन से। सबसे पहली मेम्ब्रेन इसमें दिखाई दे रही है, ये वाली एमनियोन है। ये वाला पार्ट जो है वो एमनियोन का है। एमनियोन जो मेम्ब्रेन होती है वो
ये एमनियोटिक जो फ्लूइड होगा, ये जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा, वो एम्ब्रायो के लिए एक तरह से आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल की तरह काम करता है। उसमें विशेष प्रकार का सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, उसका एक अलग ही कह सकते हैं हम बेयोंसी प्रोवाइड कराता है ये इस एम्ब्रायो के लिए, जिससे कि बाहर के जो उसके आघात होते हैं, बाहर की जो चोट होती है, उससे वो बचाता है उसको, एम्ब्रायो को। तो एम्ब्रायो उसमें एक फ्री फ्लोटिंग स्टेज में रहता है, उसमें तैरता रहता है। तो एमनियोन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होगा इसमें, और वो उसे डेसिकेशन से भी बचाएगा, सूखने से भी बचाएगा इसमें। तो एमनियोन भ्रूण को हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल पॉन्ड होता है उसका, जिसमें भ्रूण को सूखने से वो बचाता है। एमनियोन तथा एमनियोटिक गुहा में जो भरा द्रव होता है वो बाहरी धक्कों से भी भ्रूण की रक्षा करता है। एमनियोन भ्रूण को अंडे के कवच से चिपकने व रगड़ से भी बचाती है। एमनियोन एल्बुमिन के अवशोषण में भी सहायक होती है। तो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन हमने पढ़ी वो थी एमनियोन, और एमनियोन के कार्य देखे, एमनियोटिक फ्लूइड इसमें क्या क्या काम करता है। दूसरी हम बात करते हैं एमनियोन के बाद कोरियोन की बात करें। कोरियोन जो सबसे बाहर की ओर में ये दिखाई दे रही है, ये वाली मेम्ब्रेन कोरियोन है, और इस कोरियोन के द्वारा कोरियोनिक विलाई बनाई जाती है। जैसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कोरियोन से कोरियोनिक विलाई डेवलप होती है। ये कोरियोनिक जो विलाई होंगे, वो कोरियोनिक विलाई मदर के यूट्रस के साथ इस तरह से कंबाइंडली अटैच होते हैं कि वो प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। कोरियोनिक विलाई मदर को और फीटस को आपस में जोड़ने का काम करती है। भ्रूण और माता के शरीर में आपस में संयोजन का काम करने का काम ये कोरियोनिक विलाई करते हैं। ये देख सकते हैं हम। तो ये कोरियोन इसका निर्माण करती है, कोरियोन जो होती है। तो कोरियोन भ्रूण की सुरक्षा कर कोरियोनिक विलाई प्लासेंटा निर्माण में सहायता करती है। ये वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू जाती हैं यहाँ से। अब देखते हैं हम यॉक सैक। ये वाला यॉक सैक मतलब पीतक थैली, पीतक जिसमें पाया जाता है। आप अंडे खाते हो, अंडे में जो पीला भाग निकलता है उसे हम पीतक कहते हैं, यॉक कहते हैं। यॉक सैक जो होगा वो अंडे के लिए पोषण प्राप्त करने का काम करेगा, पोषण प्रदान करने का काम करेगा। यॉक सैक के चारों तरफ विडलाइन वेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें रक्त कोशिकाएं मिलकर पीतक सिरा व धमनी सिरा का निर्माण करती हैं। जैसे जैसे ये भ्रूण बड़ा होगा, इसके अंदर जो स्थित है वो यॉक से अपना भोजन प्राप्त करता रहेगा, तथा ये यॉक सैक का जो आकार होगा वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो यॉक सैक का जो कार्य होगा वो पीतक को भ्रूण तक पहुंचाना है, एज अ न्यूट्रिटिव मीडियम की तरह, पोषक पदार्थ की तरह भ्रूण को देना है। जैसे जैसे बड़ा होगा भ्रूण, तो वो उसको ये अवशोषित करता चला जाएगा और इसका आकार बहुत छोटा होता चला जाएगा। तो हमने पढ़ी एमनियोन, कोरियोन एंड यॉक सैक। एंड लास्ट में बचा हमारे पास एलेंटोइस। Allantois is the fourth extraembryonic membrane which function as an excretory organ of the embryo. Allantois में हम बात करें तो इसका एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है, या भ्रूण के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करते हैं। हमने देखा भाई भ्रूण का पोषण यहाँ पे ऑक्सेक से हो रहा है, तो उत्सर्जन भी होगा उसका, उसमें कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेंगे, अमोनिया, यूरिया वगैरह जैसे ऐसे वेस्ट बनेंगे। उन वेस्ट को एकत्रित करने का काम एलेंटोइस करेगी। भ्रूणीय उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में यहाँ पे एकत्रित होंगे तथा भ्रूणीय मूत्राशय की तरह कार्य करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर की तरह यहाँ पे काम करेगी। रक्त वाहिका एक एलेंटोकोरियोन भ्रूणीय श्वसन की तरह भी कार्य करता है। यह एल्बुमिन अवशोषण में भी सहायक होती है। एक डायग्राम और मैं बता देता हूँ आपको। ये वाला डायग्राम इसमें दिखाया गया है, थोड़ा और विकसित कर दिया है इसमें। ये देख सकते हैं हम, सास बाहर की ओर कोरियोन, देन एमनियोन, ये अंदर की ओर एम्ब्रायो दिखाया गया है, देन ये यॉक सैक है। कोरियोन की जो ये विलाई है वो आगे डिवाइड हो गई है, कोरियोनिक विलाई आगे डिवाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी विलाई बना रही हैं, और आगे जाके ये प्लासेंटा का निर्माण कर रहे हैं। हम देख सकते हैं फीटल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा इसमें बताया गया है, देन मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लासेंटा, दोनों है। फीटल पोर्शन और मैटरनल पोर्शन आपस में इस तरह से कंबाइंड होते हैं कि भ्रूण को सारे पोषक पदार्थों को आसानी से पहुंचाया जा सके, उनको प्रोवाइड कराई जा सके सारी न्यूट्रिटिव वैल्यूज अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे चारों जो एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनसे कैसे ये जो भ्रूण है वो माता से कनेक्ट रहता है, उसको हम बहुत ही आसानी से इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इन चारों मेम्ब्रेन्स के बारे में हम पढ़ा। चार मेम्ब्रेन कौन कौन सी हैं?
एमनियोन, कोरियोन, योक्सैक एंड एलेंटोइस। इन चारों का भ्रूण के विकास में किस प्रकार से योगदान है, ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है, हमने ये देखा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।